आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा डेंसिटी। समझना अच्छे से। सबसे पहले समझते हैं डेंसिटी होती क्या है। सबको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो फॉर्मूला होता है d इक्वल टू m/v। मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, और इसका यूनिट हो जाएगी ग्राम पर ml या ग्राम पर ml सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को बोल देते हैं ग्राम पर cc। ठीक है, ये इसके हो गए फॉर्मूले यूनिट्स। डेंसिटी को हम समझने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो वन इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। दूसरा डेंसिटी ऑफ गैसेस, डेंसिटी ऑफ गैसेस। पहले डिस्कस करते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड को। दो तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। वन इज द एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट मतलब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं देखना है कि ये इसके रेस्पेक्ट में इसकी इतनी है। ठीक है, और दूसरी हो गई रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो नॉर्मल डेंसिटी वही है d इक्वल टू m/v। क्लियर? एब्सोल्यूट डेंसिटी सॉरी रिलेटिव डेंसिटी rd। तो rd इक्वल टू, फॉर्मूला समझना इसका, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ H2O at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, as we know that density of water at 4 डिग्री सेल्सियस is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो डेंसिटी ऑफ वाटर है at 4 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में? Rd रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। Density of substance, it means relative density and density of substance both are same। दोनों ही क्या होती है? सेम होती है। but there is no unit of relative density। relative density की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि density of substance की यूनिट होती है। क्योंकि देखो relative density का फॉर्मूला क्या है? density of substance अपॉन density of water। दोनों डेंसिटी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई यूनिट का नहीं बनेगी इसकी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है। यही इनमें डिफरेंस है। बाकी रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आर बोथ आर इक्वल। क्लियर? दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है, नाउ डेंसिटी ऑफ गैस, इसको भी अपन दो तरीके से समझ लेते हैं। वन इज द एब्सोल्यूट डेंसिटी, वो एज इट इज सेम वैसा का वैसा है, डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। दूसरा देखना है अपने को रिलेटिव डेंसिटी, और इसी को गैसेस के केस में बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी बोथ आर सेम। इसी को क्या बोलते हैं अपन? वेपर डेंसिटी। ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, अब यहां फॉर्मूला क्या होगा? तो Vd, मैं Vd से लिख रहा हूं इसको, वेपर डेंसिटी को। Vd इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, सीधा लिख देता हूं, d ऑफ गैस डिवाइडेड बाय d ऑफ हाइड्रोजन गैस। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो उसको क्या बनेगा अपन? वेपर डेंसिटी बनेगी। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। Vd इज इक्वल टू, तो मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं क्या ले
molar mass of gas divided by molar volume of gas divided by molar mass of hydrogen gas divided by molar mass of hydrogen gas divided by molar volume of hydrogen gas। ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा हमारे पास में? वेपर डेंसिटी जो मोलर मास ऑफ गैस, क्योंकि डेंसिटी गैस की देखनी है तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मोलर मास ऑफ डेंसिटी गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब वो मोलर वॉल्यूम कितना होता है? एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ये सेम होता है। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो वेपर डेंसिटी क्या बचेगी हमारे पास में? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा? मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस divided by molar mass of hydrogen gas। molar mass means MW, तो MW of gas divided by molecular weight of hydrogen। molecular weight of hydrogen gas कितना होता है? 2। this one is the relation between vapor density and molecular weight। क्लियर? ये टॉपिक था हमारा डेंसिटी का। यहां से क्वेश्चन बनता कहां से है? न्यूमेरिकल कहां से बनता है? वन इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। दोनों की सेम होती हैं। जो मेन चीज है, मेन कांसेप्ट यहां से निकल के आता है वो ये वाला आता है। इस पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। यहां से हमें इस कांसेप्ट को हमें समझना है। अच्छे समझ लिया ये फॉर्मूले को हमें एमटीआर मेमोरी रिजल्ट भी हमें याद रखना है। इसके बेस्ट न्यूमेरिकल भी समझेंगे। क्लियर? ये सारा सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है 1 मोल ऑफ, क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ गैस ए, 1 मोल ऑफ गैस ए, उसका वेपर डेंसिटी हमें गिवन है दैट इज 1। दूसरा प्लस इसी में मिक्सचर है, इसमें है 1/2 मोल ऑफ गैस बी। एक मोल है गैस ए का, आधा मोल है गैस बी का। दोनों की वेपर डेंसिटी हमें गिवन है। इसका वेपर डेंसिटी हमें गिवन है 16। ठीक है, एट एसटीटी स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर में हमें गिवन है ये। अगला पूछ क्या रहा है हमें? कैलकुलेट टोटल वेट, सेकंड टोटल वॉल्यूम एंड डेंसिटी। हमें 3 चीजें फाइंड करनी है। टोटल मास फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है। तीनों चीज समझते हैं। देखो ध्यान से समझिए। पहले समझते हैं अपन टोटल वेट। टोटल वेट समझना। देखो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ए, अब समझना, ध्यान से समझना। टोटल वेट फाइंड करना है तो 1 मोल गैस ए का है, आधा मोल गैस बी का है। दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्लियर? तो देखो 1 मोल्स ऑफ गैस ए, तो गैस ए का 1 मोल है और 1 मोल का जो वेट होता है, 1 मोल का जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट, एंड मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। समझना दोबारा से, टोटल वेट हमें फाइंड करना है तो 1 वेट ऑफ गैस ए प्लस वेट ऑफ गैस बी। ठीक है ना? वेट ऑफ गैस ए का एक
कितना मोल है, 1 मोल है। 1 मोल का वेट किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर वेट के इक्वल होता है, और मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2 होता है। समझ लो से वेट फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, गैस ए का। तो इसका जो वेट होगा, इसका कितना मोल है, 1 मोल है, तो इसका वेट कितना होगा, मोलिकुलर वेट, या ये बोले कि जीएमएम के इक्वल, ग्रामुलर मास के इक्वल। वेट ऑफ गैस बी, तो गैस इसका कितना मोल है, हाफ है, तो इसका 1 मोल का मास कितना होता है, जीएमएम के इक्वल, और इसका कितना हो जाएगा बाई 2। इस गैस ए का जीएमएम कितना है, वेट वेपर डेंसिटी का डबल मींस 2, इसका जीएमएम कितना, वेपर डेंसिटी का डबल मींस 32/2, तो कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया हमारे पास में। समझ में आ गया। टोटल वॉल्यूम एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया से का, 22.4 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इसका हाफ मोल है तो कितना हो गया, 11.2 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 33.6 लीटर। क्लियर। अब डेंसिटी, थर्ड पॉइंट इसी में डेंसिटी। तो डेंसिटी हमें फाइंड करना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट 18/33.6 आ जाएगा आंसर ग्राम पर लीटर में। समझ में आ गया होगा। इसको अगर अपन आगे कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी, जो भी आंसर आएगा 0.35 0.5 के अप्रोक्स आ जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा। आगे होगा समझ में न्यूमेरिकल वेव डेंसिटी, इस तरीके से वेपर डेंसिटी का अपन यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। क्लियर। नाउ अगला हम समझते हैं एवरेज एटॉमिक मास को। देखिए एवरेज एटॉमिक मास को कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो एवरेज एटॉमिक मास का मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होगा A1 into x1 plus A2 into x2 plus A3 into x3 dash 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 divided by x1 plus x2 plus x3 dash dash dash। ये फॉर्मूला क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो समझने की कोशिश करते हैं। ये एक गैस ले ली अपन ने, ये गैस है, इसके ये बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स दो जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट है। तो गैस है, गैस के A1 A2 A3 ये क्या है, आइसोटॉप्स के एटॉमिक वेट हैं। क्लियर। देन A1 A2, ठीक है, ये सब क्या है, आइसोटॉप्स के एटॉमिक वेट हैं। क्लियर। दूसरा x1 x2, A1 जो गैस से जिसका मॉलिक्यूलर वेट A1 है उसका परसेंटेज कितना है, x1 परसेंटेज है। A2 का परसेंटेज कितना है, x2 परसेंटेज है। A3 का कितना है, x3, यानी x1 x2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आइसोटॉप्स के परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ गई होगी बात। कैसे, क्या इसका यूज क्या, क्यों फालतू में पढ़ रहे हैं अपन, ये उस पर देखते हैं। इस पे क्वेश्चन बनाते हैं पहले। चलो क्वेश्चन समझते हैं क्या है। परसेंटेज क्वेश्चन समझते, जैसे Cl है अपने पास में, Cl के जो आइसोटॉप्स हैं क्लोरीन का, चलो इसके न्यूमेरिकल देख देता हूं आपको। इस पे आपका ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा। Cl क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स नेचर में मिल रहे हैं। वन इज द Cl35, इसका परसेंटेज है 75%। दूसरा है Cl37, इसका है 25%। आपने नोटिस किया होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है या न्यूमेरिकल्स में अपन Cl का एटॉमिक वेट 35.5 लेते हैं। क्यों लेते हैं वो मुझे यहां से समझ में आ जाएगा।
Cl है, Cl क्लोरीन गैसेस के दो आइसोटॉप्स नेचर में मिल रहे हैं, एक Cl35 है जिसका मास नंबर 35 है, दूसरा Cl37, इनके परसेंटेज ये है। इसका एवरेज एटॉमिक वेट कितना होगा? तो देखो समझो, सिंपल है, फॉर्मूला है हमारे पास में, ए एवरेज मतलब Cl एवरेज फाइंड करना है। Cl(x)(A1) कितना है अपने पास में? 35 है, परसेंट कितना है इसका? 75% है, प्लस दूसरे का कितना है? 37 है, परसेंटेज कितना उसका? 25 है, डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 75 प्लस 25। और वैसे भी देखो x1 प्लस x3 इन सब का सम हमेशा कितना आएगा? 100, क्योंकि परसेंटेज का सम करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 100 ही आएगा। क्लियर? इसको अपन सोल्व करेंगे तो आगे आ जाएगा 35.5। क्लियर? इसीलिए हम क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या लेते हैं? 35.5 लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। इसी भी बेस्ट एक दूसरा न्यूमेरिकल और देखते हैं। देखो बोरोन के दो आइसोटॉप्स हैं B510 एंड B511। देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बोरोन है, ये बोरोन है, इसके दो आइसोटॉप्स हैं B510 एंड सेकंड इज B11(5). ठीक है, इनका एवरेज एटॉमिक वेट हमें दे रखा है, एटॉमिक वेट हमें दे रखा है, वो कितना है? 10.2। इनका एवरेज एटॉमिक वेट हमें दे रखा है 10.2। तो x1 x2 की परसेंटेज कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है। समझ में आ गया आपका क्वेश्चन? बोरोन के दो आइसोटॉप्स है B510 B511, एवरेज एटॉमिक वेट इनका 10.2 है। मींस हमें इसका क्या फाइंड करना है? इसको अपन A1 कंसीडर कर लेते हैं, तो A1 कितना है? 10 है, x1 फाइंड करना है, A2 कितना है हमारे पास में? A2 कितना है? 11 है, और फाइंड क्या करना है? x2 फाइंड करना। मींस x1 x2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना है। तो चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? एवरेज एटॉमिक वेट A एवरेज इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। अब देखो फ्रेंड्स, x1 प्लस x2 का सम हमेशा कितना होता है? 100 होता है। क्लियर? तो एवरेज एटॉमिक वेट की जगह क्या कर देंगे अपन? 10.2। A1 पता है हमें, गिवन है, कितना है A1 अपने पास में? 10 है, 10 into x1 प्लस A2 हमें कितना गिवन है? 11 into x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 को कितना कर सकता हूं मैं? 100। क्लियर? तो यहां से हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा, इसको करेंगे तो अपन ये जाएगा 10 20 10 x1 प्लस 11 x2। क्लियर? एक इक्वेशन बन गई। और दूसरा हमें ये भी पता है कि x1 प्लस x2 कितना होता है? 100 होता है। As we know that x1 plus x2 is 100, then x1 will be 100 minus x2। तो हम x1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। Then 10 20 10 100 minus x2 plus 11 x2। Then 10 20 ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1000 minus 10 x2 plus 11 x2। Then 10 20 is equal to 1000 माइनस कितना बच गया हमारे पास में? प्लस का x2। देन x2 is equal to कितना आ गया? 20। और इसी तरीके से x1 प्लस x2 100 होता है, तो x1 कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। दो तरह के न्यूमेरिकल्स इस एवरेज एटॉमिक वेट पे बनते हैं, दोनों तरह के आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम इसमें परसेंटेज पे बेस्ड। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसमें परसेंटेज पे बेस्ड। कैसे वो हम समझ लेते हैं कि एग्जांपल लेके अपन
क्वेश्चन समझ लेते हैं। CaCO3, इसमें हमें परसेंटेज फाइंड करना है कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला समझ लेते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू weight of element divided by molecular weight into 100। इस फॉर्मूले के बेसिस पे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो CaCO3 में हमें परसेंटेज फाइंड करना है कैल्शियम का। तो कैल्शियम का देखो एटॉमिक वेट कितना होता है यहाँ पे 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 48, सम करेंगे कितना आ जाएगा 100। तो परसेंटेज ऑफ Ca का परसेंटेज कितना हो, वेट ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें 40, मोलिक्यूलर वेट कितना है 100 into 100। तो कैल्शियम का परसेंटेज कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इस तरीके से कार्बन का परसेंटेज कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। क्लियर, आ गया होगा समझ में आपको। इसी के बेस्ट दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। परसेंटेज के बेस्ट दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट कर लेते हैं इसको। सल्फेट का न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं अपन। Al2SO4(2H2O). Calculate the percentage of sulfate and water। वाटर और सल्फेट का परसेंटेज हमें फाइंड करना है। सबसे पहले इनका मोलिकुलर वेट, इस पूरे का मोलिकुलर वेट फाइंड कर लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 और 27 into 2 54। सल्फेट का देखते हैं, पूरे सल्फेट का। सल्फर का देखो कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का 16 हो गया, वेट कितना हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक की 16 4 64 इनटू कितने हैं सल्फेट 3। क्लियर, प्लस डॉट 2H2O मींस एक H2O का वाटर का कितना 18 2 का कितना हो जाएगा 36। समझ में आ गया होगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 54 प्लस 3 to 6, ये कितना हो जाएगा सॉरी 6 और ये हो गया 9 into 3 प्लस 36 और 54 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में 288 3 6 18 1 28 ठीक है प्लस 36। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 378। ये हमारे पास में आ जाएगा 378। क्लियर, अब देखो परसेंटेज ऑफ सल्फेट, परसेंटेज ऑफ सल्फेट। अब पूरे सल्फेट का परसेंटेज पूछ रहा है तो अपन क्या लेंगे वेट ऑफ सल्फेट। बिल्कुल, वेट ऑफ सल्फेट डिवाइडेड बाय टोटल मोलिकुलर वेट इनटू 100। देखो समझो, तो वेट ऑफ सल्फेट कितना है, एक का नहीं देखना 96, पूरे सल्फेट का देखना है। तो 96 into 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 288 डिवाइडेड बाय 378 into 100। इस तरीके से आएगा परसेंटेज ऑफ सल्फेट। दूसरा परसेंटेज ऑफ वाटर, और वाटर का अगर परसेंटेज फाइंड करेंगे अपन तो वेट ऑफ वाटर कितना है 36 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 378 into 100। एक वाटर का नहीं लेना, टोटल वाटर का लेना है। टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 2 है, तो दोनों का वेट हमें यहाँ पे लेना है। क्लियर, आ गया होगा समझ में। परसेंटेज पे बेस्ट, एक परसेंटेज पे क्वेश्चन बेस्ट और आता है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का, उसको समझते हैं। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का तो मिनिमम मोलिकुलर वेट का फाइंड करने के लिए मिनिमम
मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए जिस एलिमेंट का परसेंटेज हमें गिवन होता है उसका नंबर कितना कंसीडर करते हैं, 1 नंबर कंसीडर करते हैं। जैसे हमें सल्फर का परसेंटेज गिवन है तो हमें सल्फर के एटम कितने कंसीडर करने हैं उसके मॉलिक्यूल में, 1 कंसीडर करना है। कार्बन का परसेंटेज हमें गिवन है तो कार्बन के लिए हमें कार्बन का परसेंटेज हमें गिवन है तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल में कितने कंसीडर करते हैं, 1 करने हैं। कैसे, एक न्यूमेरिकल इसको बेस्ट हम देखते हैं। इसमें न्यूमेरिकल है एक, हाँ ये रहा। सोडियम का एक कंपाउंड है उसमें सोडियम का परसेंटेज गिवन हमें, परसेंटेज ऑफ Na हमें गिवन है 11.5%। देन कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए समझते हैं क्वेश्चन क्या हमें, देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है जिसका परसेंटेज हमें गिवन होता है उसका नंबर, उसके नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में 1 कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे सोडियम का परसेंटेज हमें गिवन है तो सोडियम के नंबर कितने कंसीडर करने हैं, 1 कंसीडर करने हैं। ठीक है, अब देखो परसेंटेज ऑफ सोडियम अगर फाइंड करें तो परसेंटेज ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ Na डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, है ना। और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है तो हमें सोडियम कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 1 ही करना पड़ेगा। तो मैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर फाइंड करना है तो इसको कितना कंसीडर करना पड़ेगा, वेट। तो MW मिनिमम MW अगर कंसीडर करेंगे, यहां पे हम समझ लेते हैं मिनिमम MW इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सोडियम, कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वेट ऑफ Na, वेट ऑफ Na के नंबर कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 1। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 23। और इसका परसेंटेज हमें गिवन है 11.5 इनटू 100, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा हमारे पास में, 200। क्लियर। तो ये हमारे पास में था इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें फाइंड करना है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट के नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर हम समझेंगे, इसमें क्या समझेंगे, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है, क्या है। तब तक के लिए